हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज की क्लास में हम सेल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ सेल? सेल के बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये वर्ड्स तो हम पढ़ लेते हैं, बट इनका मीनिंग क्या होता है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल। स्ट्रक्चरल मीन्स वी आर अलाइव, क्योंकि ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर है ये अलाइव है। ठीक है, अगर सेल का स्ट्रक्चर ना हो कंप्लीट तो हम उस चीज़ को लिविंग में कंसिडर नहीं करेंगे। अब सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे कि सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेले होते हैं। सो बेसिकली सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, और अगर वो स्ट्रक्चर लिविंग है तभी हम लिविंग है। फंक्शनल, जब ये सेल फंक्शन करेगा, ठीक है, तभी ये लाइफ पॉसिबल है, तभी लिविंग स्टेट पॉसिबल है। फंडामेंटल मीन्स दिस इज़ द कोर, दिस इज़ द बेसिक। हम सब, इवन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस पूरे वर्ल्ड में, वो सेल के बने हुए हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर ये सेल ना दो तरीके के होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब सिर्फ जब एक सेल हो, यूनिसेल्युलर मीन्स जब सिर्फ एक सेल हो उसे हम यूनिसेल्युलर कहेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे सेल हो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी सेल्युलर। ओके, हम सब मल्टी सेल्युलर हैं क्योंकि बहुत सारे मिलियन ट्रिलियन सेल से मिलके हम बने हुए हैं। अब यूनिसेल्युलर में क्या होता है, इनकी ना एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि ये एक सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। अभी हमारे अंदर एक्सक्रीशन के लिए कोई और सिस्टम है, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम है, और पूरा सिस्टम बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। सर्कुलेशन के लिए दूसरा सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए कोई और सिस्टम है। लेकिन यूनिसेल्युलर में क्या होता है कि ये एक सेल ही सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन यूनिसेल्युलर सेल का क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हमने जब इसका डेफिनेशन पढ़ा था, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो हमने ये समझा कि किसी भी लिविंग के लिए ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर सेल से कम कुछ है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो हम उसे लिविंग नहीं कंसिडर करेंगे, तो हम उसे इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेकिन ओके, लेकिन देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कंप्लीट सेल नहीं होते हैं बट वो लिविंग में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि वायरस में सिर्फ आरएनए और डीएनए होता है। वायरॉइड में भी सिर्फ कुछ मटेरियल होते हैं, सिर्फ आरएनए होगा। ठीक है, प्रायॉन्स जो प्रोटीन का बना होता है वो कंप्लीट सेल नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको लिविंग में कंसिडर करते हैं क्योंकि वो लिविंग होस्ट पे रहकर रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये कुछ एक्सेप्शन है जो सेल के बारे में हम देखते हैं। सो ये लाइन आप याद रखना, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं यहाँ पे, जैसे कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर करा। ठीक है, रॉबर्ट हुक का नाम सारे स्टूडेंट्स को याद रहता है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल को डिस्कवर करा है। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर करा फिर? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। दिस नेम इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत सारे सेल्स के मूवमेंट देखे। ओके,
अब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे. सेल ये बेसिकली ये सेल है, इसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा. ठीक है, ये सेल है, इसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा एंड इस सेल के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म. फिर एक और सेंटर होता है जो बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट करता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. दिस इज न्यूक्लियस. ओके, दिस लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasma membrane. Okay, and this fluid matrix is what we call cytoplasm. Okay, now इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर करा है, रॉबर्ट ब्राउन ने. ओके, प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर करा है, पुरकिंजी ने. नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साथ में हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसको किसने डिस्कवर करा है, पुरकिंजी ने. नाउ नेक्स्ट, सेल थियोरी. जब भी सेल थियोरी का नाम आता है तो दो इंसान का नाम हमारे दिमाग में आता है, स्लाइडेन एंड शॉन. स्लाइडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और शॉन एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे. आई थिंक ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट एंड ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट. ये गलत है, ब्रिटिश. एक सेकेंड, ही इज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. ठीक है, स्लाइडन ने क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं. ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. एंड स्वान ने क्या बताया, जो जूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि एनिमल के ऊपर ना, एनिमल सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक थिन मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, और शॉन ने ये भी बताया कि ये जो सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है. सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ अ प्लांट सेल. एंड ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट. जितने भी एनिमल हैं, जितने भी प्लांट हैं, वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं. लेकिन अब सवाल ये आता है कि चलो हमने मान लिया कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए हैं, लेकिन नए सेल्स फॉर्म कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन था उस टाइम का. इसीलिए सेल थ्योरी थोड़ी सी मॉडिफाई हुई और इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए रुडोल्फ वर्चो 1855 में क्या बताते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में. ओमनी सेलुला ई सेलुला से हम क्या समझते हैं कि जितने भी न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं. ठीक है, दिस टर्म इज important because omnicellular e cellula is given by Rudolf Virchow. Now, अब सेल थियोरी में कुछ एक्सेप्शन भी हैं. सेल थियोरी क्या कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट के बने हुए हैं. ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है सेल थ्योरी में, वो किसने दिया है, रुडोल्फ वर्चो ने दिया है. उन्होंने क्या बताया कि जितने भी नए सेल्स फॉर्म होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होते हैं. उसी को उन्होंने क्या कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला. लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं सेल थियोरी के अंदर. उन एक्सेप्शन में क्या आते हैं, वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस करा था. वायरस जो है, वायरस में आरएनए और डीएनए पाया जाता है, वायरॉइड में सिर्फ आरएनए पाया जाता है, और प्रायॉन्स जो है वो मेनली प्रोटीन का बना हुआ होता है. अब इनमें क्या होता है ना कि दे डोंट हैव कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. हमने यहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी
एनसीईआरटी की लाइन, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। और हम अगर इन तीनों को देखें, वायरस, वायरॉइड एंड प्रायॉन्स को, इनके पास दे डू नॉट हैव complete structure of cell। इसीलिए सेल थ्योरी के अंदर हम इन तीनों को एक्सेप्शन की तरह मानते हैं, ठीक है। नाउ एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब जैसे जब मूवी स्टार्ट होती है तो हम मूवी देखने के पहले यूजुअली ट्रेलर देखते हैं कि कैरेक्टर क्या है, स्टोरी का थीम क्या रहेगा, कैसी होगी स्टोरी। तो इसीलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या होगा। अब बेसिकली हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है? प्लांट सेल के ऊपर ना, दिस इज प्लांट सेल, दिस इज प्लांट सेल। अब प्लांट सेल के ऊपर ना सेल वॉल होता है जो एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है, दिस इज द सेल वॉल। ये सेल वॉल सिर्फ हमें प्लांट सेल में देखने मिलेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। जैसे कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस प्लांट सेल पे सेल वॉल रहेगा। और इस चीज़ को किसने बताया था? शॉन ने बताया था। शॉन ने क्या कहा था कि सेल वॉल इज़ द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। ओके, अब इनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन रहती हैं? इन दोनों के पास साइटोप्लाज्म होता है, इन दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इन दोनों के पास न्यूक्लियस होता है। नाउ व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लेयर है ना जो सेल के स्ट्रक्चर को डिलिमिट करती है ताकि जो भी कंटेंट अंदर है वो बाहर ना आए, ठीक है। डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है? अब ये साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। जिन हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, जो लिविंग प्रोसेसेस की बात करते हैं ना, वो सारे लिविंग प्रोसेसेस कहाँ पे हो रहे होते हैं? इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शन टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। यहाँ पे हर वो केमिकल रिएक्शन होता है जो सेल को लिविंग स्टेट में रख सके, ठीक है। अब इसका टेक्सचर कैसा होता है? इट इज़ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। इट इज़ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मीन्स ये थोड़ा जेली स्ट्रक्चर का होगा साइटोप्लाज्म, ओके, जिसमें बहुत सारे सॉल्यूट्स होते हैं जो इसको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं, ओके। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। नाउ न्यूक्लियस इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो क्या कंटेन करता है? जो सारी के सारे जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखता है। जेनेटिक मटेरियल में क्या आएंगे? हमारे क्रोमोसोम्स हैं जिसमें डीएनए होते हैं, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन रखता है? ये न्यूक्लियस रखता है, ओके। अब इसी न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल जो है वो दो में डिवाइडेड है। किस बेसिस पे? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगा तो यूकैरियोटिक सेल है। अगर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा तो क्या है? वो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कैसा होगा ये अगर मेम्ब्रेन बाउंड, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ओके।
अब ये कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ये सेल है। ओके, अब यहाँ पे ना जो न्यूक्लियस हमने देखा है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इसके जो जेनेटिक मटेरियल है ना ये बिखरे हुए से होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में it has membrane bound nucleus। अगर हम यूकैरियोटिक सेल देखें तो इसके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। सपोज दिस इज सेल एंड इसके न्यूक्लियस एक ढांचे के अंदर कैद होंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड। इसके न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर रहेगा। तो अगर सेल ऐसे हैं उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, अगर न्यूक्लियस कुछ ऐसा है तो उन्हें क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे, ठीक है। अब सेल के अंदर भी ना, अगर मैं सेल ऑर्गेनेले की बात करूं, सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं जो सेल को हेल्प करते हैं डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने में। उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेले। ओके, ये न्यूक्लियस जो हमने पढ़ा ना, दिस न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनेले। ओके, अब कौन कौन से सेल ऑर्गेनेले होते हैं सेल के अंदर, देखते हैं। पहले तो हमने न्यूक्लियस पढ़ा, दिस इज न्यूक्लियस जिसके पास सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे बेसिकली हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लाइजोसोम्स, ये लाइजोसोम्स क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है, सोल्जर ऑफ द सेल होता है। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग का काम करती है। सबके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। और क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड होता है। आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है ये सिर्फ सेल के बारे में एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेले भी हैं जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो यूजुअली अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेले जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो उसमें क्या आएगा, दिस राइबोसोम, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम्स है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, प्लस कुछ सेल ऑर्गेनेले के ऊपर भी पाए जाते हैं। जब ये राइबोसोम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाएगा ना, उसी को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड साइटोप्लाज्म, और ऑन अदर सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। अब राइबोसोम्स के अलावा एक और सेल ऑर्गेनेले होता है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, जिसका नाम है सेंट्रियोल। इसका क्या नाम है, सेंट्रियोल।
this centriole is also non-membrane bound, ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करना, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या समझा, व्हाट इज सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल दो तरीके का हो सकता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अगर एक सेल है तो वो यूनिसेलुलर है, उस यूनिसेलुलर की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। मल्टीसेलुलर में हमने क्या देखा कि ये मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर कोई भी स्ट्रक्चर जो सेल से कम का है वो इंडिपेंडेंट लिविंग को नहीं एंश्योर करता है, जिसमें हमने एक्सेप्शन भी देखा था कि वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन्स, इन तीनों के पास कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता है सेल का, बट स्टिल दे आर लिविंग। वो अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने लिविंग के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए। दे आर द एक्सेप्शन। नाउ रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम। आप लोग ये याद रखना, हु डिस्कवर्ड द सेल, सबसे पहला नाम रॉबर्ट हुक आता है, बट रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर करा है। नाउ लिविंग सेल को किसने डिस्कवर करा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर करा, रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको किसने डिस्कवर करा, पुरकिंजे ने डिस्कवर करा। अब सेल थियरी किसने दी है, स्लाइडेन एंड शॉन ने दी है। 1838 में स्लाइडेन ने ये बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल के बने हुए होते हैं, सेल के बने हुए होते हैं। 1839 में शॉन ने ये बताया कि जितने भी एनिमल और प्लांट हैं वो दोनों ही सेल के बने होते हैं। बस जो ये जो सेल वॉल है ना, वो प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है जो सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है। लेकिन इन दोनों लोगों की बातों को इन दोनों लोगों की बातों में ना कुछ कमी थी। कमी ये थी कि वो बता नहीं पाए कि नए सेल्स बनते कैसे हैं। तो नए सेल्स बनते कैसे, उसको किसने बताया, रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में। उन्होंने ओमनीस सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी नया सेल जो है वो पुराने सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। नाउ सेल थियरी क्या है, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज ओमनीस सेलुला ई सेलुला, एक्सेप्शन हम पढ़ चुके हैं, वायरस, वायरॉइड एंड प्रायॉन्स। ओवरव्यू हमने देख लिया कि प्लांट सेल होते हैं, एनिमल सेल होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो सेल के स्ट्रक्चर को डीलिमिट करे, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जहाँ पे सारे ही केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, जो सेल को अलाइव रखता है, ठीक है। उसका टेक्सचर कैसा होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, वो थोड़ा जेल मतलब सेमी मतलब थोड़ा जेल सब्सटेंस का होता है वो। नाउ न्यूक्लियस एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करके रखता है, ठीक है। अब इस अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है तो उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे, ठीक है। सेल के अंदर सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब कौन कौन से सेल ऑर्गेनेले होंगे, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, इन सब के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। न्यूक्लियस सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, सेल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इनके डिफरेंट फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेले होते हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स की खास बात यह है कि वो न्यूक्लियस के अंदर भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है, और कुछ सेल ऑर्गेनेले के ऊपर भी पाया जाता है। अगर राइबोसोम
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाएगा तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक है। दूसरा दूसरा है सेंट्रियोल। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जो किस में हेल्प करता है, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, बिकॉज ये सब एक ओवरव्यू था। अब जो भी ओवरव्यू था हमारा, उसको आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे, इन सब के फंक्शंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू।